गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब देखें, प्रेसिडेंट रूल के टाइम में कोई लॉ या कानून बनाया गया तो वो प्रेसिडेंट रूल के बाद भी रहेगा। उसको अगर रिपील करना है तो कंसर्न जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो उसको काउंटर करने के लिए वो अपना कानून बना दे या उसको रिपील कर दे। लेकिन अगर रिपील विपील नहीं किया गया तो कानून स्टेटस क्यू उसका मेंटेन रहेगा, चलता रहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उस कानून को थोड़े रहने देगा, उस कानून को तो रिपील करेगा ही करेगा। अब देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी ये क्या होता है, इसका प्रोविजन है 360 में। ड्यू टू थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के फाइनेंशियल मतलब वित्तीय स्टेबिलिटी को कह सकते हैं आप, स्टेबल मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट मुझे हिंदी नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट मतलब इंडिया का क्रेडिट मतलब उधार कहो या आप कह सकते हो कि जो जमा राशि उतनी नहीं है उस पर इमरजेंसी संकट आ गया, या हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि पूरे कर्ज में लॉस में पूरी ऐसे कंडीशन आ गई, ऐसे लॉस में चले गए, कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे पास खुद उतना ये स्टोर नहीं रह पाया अपना पैसा अपने पास, मतलब कह सकते हो क्या पैसे कमी हो गई सरकार के पास, या आप कह सकते हो कि फॉरेन रिजर्व पूरा ख़त्म हो गया, या बहुत देश में कंडीशन कह सकते हो कि महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन चली गई, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खुद शेयर मार्केट पूरा डाउन चला गया। ऐसे केस में कोई यहाँ बाहर की कंपनियां भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, हमारा रुपये का वैल्यू पूरा ख़त्म होता चला जा रहा है। तो हमारा धन जो स्टोर है, संचित है कहने का मतलब खुद, वो कम होता गया, कम हो गया। तो जो कंडीशन आ जाता है तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो हुआ फाइनेंशियल वित्तीय स्टेबिलिटी को बताने, फिर मुझे दे देने, और क्रेडिट ऑफ इंडिया मतलब 360 के अंदर ये आता है। मैं ये बता दूं, अब तक इंडिया में कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया। जब एलपीजी रिफॉर्म आया 1990 के आसपास में, जानो बस 1990 91 92 के जो पीरियड में चल रहा था, तो उस समय भी कंडीशन काफ़ी वोलेटाइल थी, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी क्या था, पूरा शेयर मार्केट डाउन, हमारे यहाँ फॉरेन कंपनियाँ तो आ भी नहीं रही थी, तो हमारा फॉरेन रिजर्व पूरा कम हो गया था। तो उस समय भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं नहीं लगाया गया था। तो अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया हुआ। जब ये होता है इमरजेंसी तो होता क्या है, ग्राउंड तो ये पता है इतना इस ग्राउंड पर लगता है। ऐसे केस में क्या होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, कि जो स्टेट का भी जो फाइनेंस है उस पर पूरा सेंटर का कंट्रोल हो जाएगा। सैलरी अब लोगों को यहाँ तक इस सेंट्रल स्टेट को बोल सकता है कि आप जितने अपने एम्प्लॉय हैं सबको सैलरी कम कर दो, आप जितना खर्च है खर्च कम कर दो, आप सेंट्रल स्टेट को जो पैसे देती है वो भी कम कर सकती है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जजेज का भी सैलरी कम कर दिया जाएगा उस ऐसे केस में। तो इसको इम्पोज करना है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, तो इसको सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जैसे कि प्रेसिडेंट है जो कैबिनेट के अप्रूवल पर, इसके लिए 2 महीने का टाइम होता है कि पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा, अप्रूव कर दिया और ये लगातार चलते रहती है। और कब तक चलते रहेगी, जब तक खुद से जो मतलब कैबिनेट कह सकते हो आप कि प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को सीज करवा सकती है, ख़त्म करवा सकती है, टर्मिनेट करवा सकती है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है टर्मिनेट करवाने के लिए, ख़त्म सीज करवाने के लिए, इसका इफेक्ट को सीज करवाने के लिए कहने का मतलब। तो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ है, रुक जाओ 1 मिनट।
इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा, ये सब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इसमें कोई आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड होगा, इन्फोर्समेंट सस्पेंडेड होगा, ऐसा कुछ इसमें कुछ मेंशन नहीं है। तो इम्पोज करने का बता दिया, 2 महीने का टाइम है, उसको पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को सपोर्ट अप्रूव करना होगा, उसके बाद लगातार चलते रहे हर ईयर, 1 ईयर एक्सटेंड करने में के लिए भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए कभी भी। वो चलते रहेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकती है, टर्मिनेट कभी भी प्रेसिडेंट अपने अनुसार से टर्मिनेट कर सकती है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर भी अगर इसको टर्मिनेट कराना होगा पार्लियामेंट को लगता है तो सिंपल मेजोरिटी से ही चाहे तो टर्मिनेट करवा सकती है। तो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया 370, इतना ही फाइनेंशियल इमरजेंसी में। अब देखें एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी कुछ देर पहले मैंने स्लाइड में नहीं लिखा था, मैंने बोल के बताया था 356 क्या है, ठीक है, यहाँ देखें 356 एंड 365। 356 बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल, 365 डायरेक्शन फेल, सेंटर का द्वारा डायरेक्शन जो है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है। इससे पहले 355 में आता है कि सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे, वार तो स्टेट के लेवल पर तो नहीं। तो ये है 355 में। अब देखें एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस, देखो स्टेट वार थोड़ी लड़ती है, वार तो कंट्री लड़ता है ना, तो इसलिए वार टर्म का यहाँ है नहीं। तो ऐसा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश वार लड़ेगी चाइना से, लड़ेगा इंडिया को वार, इंडिया कंट्री लड़ेगी वार चाइना से, कभी ऐसा होता है तो हाँ वो लोग एग्रेशन कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश पर, ये कहने का मतलब। अब देखिए इसका आंसर मान ले कि आपको पता नहीं, मैंने स्लाइड में मेंशन किया पता नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कहोगे उतना सारा आर्टिकल है, सारे या आर्टिकल मुझे थोड़े याद रहेंगे, बहुत सारे हैं, उतने सारे आर्टिकल मुझे याद नहीं रहेंगे सब आर्टिकल में। यहाँ क्वेश्चन देखें, that duty of union to protect every state against external aggression and internal disturbance। तो कहीं न कहीं स्टेट को प्रोटेक्ट करने की बात रही है, तो ये सब कहाँ से है, इमरजेंसी से प्रोविजन के आसपास दिख रहा है ना, इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल यहाँ आसपास में दिख रहा है। तो ये सब का जो चर्चा जो है कहाँ है, कौन से आर्टिकल में है, 352 से 360 के बीच में कुछ कुछ चर्चा है ना। अब इनमें से कोई देखोगे 352 से 360 के आसपास में कोई कोई है, तो ये कहाँ ऊपर 215, 275, 325, 350, 360 के आसपास में भी नहीं है। तो आसपास में कौन एक बीच में आ रहा है, ये आ रहा है। अब भले अगर 355 ना याद हो, सिर्फ इतना पता था जो आर्टिकल सामने में था, तो ये गेस करके कि आसपास में और कौन है, तो ये मारा जा सकता है ना। अगर यहाँ 370, 357 अगर दे दिया होता 354, तो आप हो जाते कन्फ्यूज, तो थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन उसके 352 और 360 के बीच का जो है कौन दिया हुआ है, एक ही तो दिया हुआ है। तो इसको आंसर को चूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखा 2003 का क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन दे दिया जाए इसी क्वेश्चन को, तो अब यूपीएससी क्या करेगी कि ये नहीं देने वाली है। तो 355 है ना, 344, 355, 378, 359 ऐसे ऑप्शन में देगा। तो बच्चों को अगर ये आर्टिकल को डिफरेंस देकर ना पढ़ाया गया हो, सिर्फ स्पेशल वो जो आर्टिकल उसका नाम दिया गया हो, ऐसे जानते हो सुना हो सिर्फ, तो आंसर करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब कौन सा आर्टिकल का, ये दिखाने का मतलब क्या है, कौन से आर्टिकल के बारे में पूछ ले नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ जब मैं पढ़ाते पढ़ाते तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये थोड़ा, मैं तो पूरे आर्टिकल को मेंशन करूंगा, मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट में लिख दूंगा ये पूरा आर्टिकल, क्योंकि आपको पता रहना कि चाहिए था कि जो आप पढ़ रहे हो ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रोविजन आप पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं पॉलिटी जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को ही डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर सब आर्टिकल को भी एक जगह रखा जाए ना, बुक के कंपाइल के फॉर्म में, सिर्फ बुक के फॉर्म में, तो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो, तो जो आप पॉलिटी की जो बुक पढ़ते हो तो उसकी जो थिकनेस जो है ना,
तो उससे कम से कम तो 1/3 तो है ही वो, यानी जो पॉलिटी के बुक में जो मेंशन है कम से कम 1/3 तो सेम टू सेम डिट्टो कहते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रोविजन वो मेंशन है। तो हम जो पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, तो उसको ही डिटेल थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो वो है। तो ऐसे में देख लें थोड़ा कौन सा आर्टिकल आता है या कौन सा आर्टिकल आएगा कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, कम से कम पढ़े हो तो थोड़ा बहुत गेस करके आस पास करके, अगर नॉलेज है तो ही गेस किया जा सकता है। किस्मत साथ उसी का देता है जो पढ़ा हो, जिसको नॉलेज हो। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसमें किस्मत आपका, फेट आपका साथ नहीं देगी। तो किस्मत से आप कहते हैं क्या, किस्मत से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। किस्मत खराब होने से ना क्वालिफाई कर सकते हो। किस्मत खराब है तो ना क्वालिफाई, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया, किस्मत खराब थी। लेकिन किस्मत अच्छी है तो मेहनत करने वाले का ही किस्मत अच्छा हो सकता है। मेहनत करोगे तो किस्मत अच्छा रहेगा, तो क्वालिफाई करोगे। मेहनत नहीं करते हो सिर्फ किस्मत के भरोसे, तो नहीं होता। क्लियर सी बात है। तो ये है, स्टार्ट कर रहा हूँ सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है, 16th नंबर, 3 टायर गवर्नमेंट। तो देखते हैं इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसको लाया गया, मीन्स कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे किया गया, संवैधानिक तौर पर इसे अधिकार कैसे दिया गया, कहने का मतलब संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में कैसे इसे इंक्लूड किया गया, कब इंक्लूड किया गया। उसके अलावा इसमें क्या क्या बातें मेंशन की गई है। तो पहले देख लेते हैं 3 टायर गवर्नमेंट। तो कहते हैं क्या, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल का मतलब पहले भी बता दिया है, ड्यूल पॉलिटी। एक तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, दोनों को अपने अपनी पावर दी गई है, अपने अपने पावर में उन्हें काम करना है। ठीक है, तो सेम बात है, ड्यूल पॉलिटी, ये सब बात। एंड तो कहते हैं कि दैट इज सेंटर एंड स्टेट, बट लेटर ए 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज, जिसे कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ध्यान दे, यहाँ है एक तो लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ मतलब खुद का, लोकल मतलब लोकल लेवल, मतलब कहने का मतलब स्थानीय लेवल पर। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडेड, ये इसने जो ऐड किया गया 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज, जिसको कहा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थ्रू किस कैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर जो चेंजेस हुए थे कब कब हुए थे। तो उसमें जो नाम एक आता था 46 कॉन्स्टिट्यूशनल, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, साथ में 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। और इससे पहले मैं एक और डिस्कशन किया था कब, 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था। उस समय काफ़ी नए नए स्टेट बनाए गए थे या स्टेट को मर्ज किया गया था, ऐसे ऐसे उस समय की प्रोविज़न थी। तो उसमें से एक नाम 73rd एंड 74th को मैंने उस समय डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। तो 73rd जो है एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सी ईयर में, 1992, 1992 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है रिलेटेड है किससे, रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो जो कह सकते हो ग्रामीण लेवल पर जो वहाँ लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है। एंड जो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है किससे, अर्बन से, शहरी क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र के गवर्नमेंट गवर्नेंस से रिलेटेड है, मतलब तो वहाँ का गवर्नमेंट लोकल लेवल पर कैसा होगा उससे रिलेटेड है। तो ये हुआ। अब देखें नेक्स्ट है, लोकल गवर्नमेंट वाज एडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। अब देखें 7th शेड्यूल जो मैं बताऊंगा या पहले बताया है थोड़ा थोड़ा कि कैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ, मतलब ड्राफ्ट किया गया इनिशियली टिल 1900 टिल 26 जैन 1950। तो उस समय तक 8 का शेड्यूल थे, बाद में शेड्यूल ऐड हुए। तो उसमें से 9, 10 जैसे ऐड हुआ। 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, डिफरेंट लैंड रिफॉर्म से, जमींदारी सिस्टम एवोल्यूशन से।
डिफरेंट स्टेट ने अपने अपने लिए एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्न करने के लिए कुछ एक्ट बनाए। तो उसमें आपका ऐड है 9th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि कोई, खैर मैं आगे बताऊंगा कि डिफेक्शन क्या होता है, कि सिंपल वे में इतना बता दूं, कोई मेंबर एमएलए या एमपी किसी पार्टी से बिलोंग करता है, अगर वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है तो कैसे, किस किस कंडीशन में पार्टी छोड़ कर जा सकता है, अगर वो जाता है तो उसके बाद उसकी सीट कब जाएगी कब नहीं जाएगी, वो सब एंटी डिफेक्शन में है। और तो 10th 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, दो शेड्यूल ऐड किए गए। तो ऐसे 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, 12th शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे 7th शेड्यूल जो है, 7 8 9 जो भी हो, तो 7th शेड्यूल में क्या क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होंगे जिस पर कंट्रोल यूनियन का होगा, जिससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन या कानून बनाना है, जिसको लेजिस्लेट करना है, तो उसका पावर किसको होगा, यूनियन को होगा, सेंटर को होगा। स्टेट के रिगार्डिंग स्टेट सब्जेक्ट कुछ बनाए गए हैं, तो जिस पर सिर्फ स्टेट ही उस पर लॉ बना सकती है, मतलब कानून बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। कहने का मतलब स्टेट मतलब स्टेट का असेंबली हो या जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वाट एवर। फिर है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, जिसमें दोनों को पावर है कि दोनों कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, ऐसा उस सब्जेक्ट पर अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने बनाया तो सेंटर की लॉ प्रिवेल होगी, सेंटर का लॉ चलेगा। अगर सेंटर ने नहीं बनाया, स्टेट ने बना रखा है, तो चलो उस स्टेट की लॉ, उस स्टेट के लिए, अपने स्टेट के रीजन में वो लॉ इम्प्लीमेंटेड रहेगा। तो तो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में, चूंकि लोकल गवर्नमेंट को यूनियन लिस्ट में नहीं, कंकरेंट लिस्ट में नहीं, स्टेट लिस्ट में जोड़ा गया, तो 7th शेड्यूल में मॉडिफाई किया गया, अमेंड किया गया, चेंज लाया गया, और उसमें ये लोकल गवर्नमेंट को जोड़ा गया कि लोकल गवर्नमेंट स्टेट के अंदर आएंगे, उससे रिलेटेड लॉ बनाना है अपने हिसाब से, जो भी करना है, मतलब कैसे वहाँ आगे मैं बताऊंगा कि किस किस लेवल पर इलेक्शन कैसे होगा, उनको पावर क्या दी जाएगी, किस केस में इलेक्शन नहीं हो सकता है, तो वो सब जो प्रोविजन स्टेट और अपने हिसाब से बनाएगी। तो लोकल कह सकते हो लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में ऐड किया गया। तो ये है। अब है, देखें, कहा जाता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड न्यू पार्ट 9। अब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है आपको, जैसे पार्ट 1, आगे मैं ऐसे पूरा अब आ गया है कि मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे जो है, बुक में भी आपको दिया हुआ है कितने कितने पार्ट है, किस पार्ट में कितने आर्टिकल आते हैं, और किस पार्ट में चैप्टर भी बांटा गया है, कितने चैप्टर हैं, उससे रिलेटेड क्या आर्टिकल है, उस चैप्टर में क्या क्या किस चीज़ का प्रोविजन रखा गया है। तो कहते हैं पार्ट 9 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ऐड किया गया। एंड देखें तो पार्ट 9 हुआ, उसके बाद 9A आएगा, 9B भी आएगा। तो पार्ट जो 9 है, थोड़ा मैं इधर कर दूं, हाँ, पार्ट 9 जो है ये रिलेटेड है किससे, पंचायत से। पंचायत मतलब विलेज लेवल पर, या कह सकते हो रूरल लेवल पर जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई उसको पंचायत बोला गया। तो पार्ट 9 में है। और पार्ट 9 में कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है, 243, और उसके बाद 243 में फिर आएंगे ABCDEFGH करके O तक आएगा, ठीक। उसके बाद देखें 11th शेड्यूल, जो मैंने बोला कि 11th शेड्यूल पहले ही बता दिया कि 11th शेड्यूल में पंचायत, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत, लोकल रूरल गवर्नमेंट को रखा गया, यानी पंचायत को रखा गया। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपालिटी के लिए प्रोविजन क्या थी, उसको रखा गया 12th शेड्यूल में। अब देखें 11th शेड्यूल में कहने का मतलब सिर्फ कौन कौन से सब्जेक्ट पर कौन कौन से मतलब कह सकते हो क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं पंचायत को, वो रखा गया है। तो उसके लिए उससे जो रिलेटेड आर्टिकल है 243G। अब देखें 243 से 243O तक, इसमें डिफरेंट, एक तो ये इसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, थोड़ा इसको और आगे मैं बताने के बाद मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा 243 से 243O तक में क्या रहेगा। इसके बीच में एक रहेगा 243G। 243G में रहेगा कि क्या क्या स्टेट मतलब पंचायत को फंक्शन दिए गए हैं,
क्या क्या कौन कौन सा चीज़ पर सब्जेक्ट पर ये पंचायत काम कर सकती है। तो उसमें जो आर्टिकल 243G जो जो सब्जेक्ट है, जैसे कि सिंपल सा कहने का मतलब क्या फंक्शन, जैसे पंचायत का क्या फंक्शन होगा, माइनर इरिगेशन का देखना उसको, फिर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरी, लोकल मार्केट, और आप कह सकते हो क्या कि फॉरेस्ट फार्मिंग करना, फॉरेस्ट को लगाना, फिर सॉइल कंजर्वेशन करना, फिर वहाँ एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए पर कंट्रोल, फिर आप बोल सकते हो हेल्थ में कह सकते हो डिस्पेंसरी जो वहाँ अवेलेबल हो लोग मतलब उस रीजन में उस पर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या क्या काम देंगे जिस जिस पर ये काम कर सकती है। तो वो 243G में मेंशन है। उस 243G के लिए एक शेड्यूल है बनाया गया, 11 शेड्यूल, और उस मैटर को 11 शेड्यूल में ऐड किया गया। ये है जी। तो 243 ABCDEFGHIJKLMNO तक है ना। तो जी तो ये हो गया, बाकी उससे पहले वाला क्या है कि भाई कि कैसे है जो कह सकते हो कि विलेज लेवल पर इलेक्शन होगा, इंटरमीडिएट बीच लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर मतलब ब्लॉक लेवल पर कैसे इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के लेवल पर कैसे इलेक्शन होगा, उसके चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा, कितना टेन्योर होगा, कब हटाया जा सकता है, पंचायत को कब भंग पूरा डिजॉल्व किया जा सकता है, कितने साल पे इलेक्शन किया जाना है, ऑडिट कैसे होना है, उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इलेक्शन कौन करवाएगी। तो ये सब बीच में आर्टिकल में मेंशन है। तो ये है, तो यहाँ तक ये हुआ, बाकी मैं आगे और बताऊंगा। आप देखें, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, देखें तो 3 टायर गवर्नमेंट को हिंदी में जिसे बोला जाता है क्या, हिंदी में बोला जाएगा 3 टायर, 3 टायर मतलब होता है अस्तर, 3 अस्तर का गवर्नमेंट। तो अपर लेवल पर जिसे आप जानते हो जो सेंट्रल लेवल पर फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट, इसके बीच में एक आ गया कौन, बीच में नहीं कह सकते हो आप 3 टायर में, बीच में अभी बताने का मतलब हुआ कि 3rd टायर कौन आया नया। तो वो आया लोकल गवर्नमेंट, जिसको बोला गया है लोकल गवर्नमेंट। ये देखिए लोकल गवर्नमेंट में जो है शहर लेवल पर, अर्बन लेवल पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होगा, इसको कहा गया म्यूनसिपाल्टी। और जो आपका गांव के विलेज लेवल पर, रूरल लेवल पर जो रहेगा, मतलब कहने का विलेज लेवल नहीं कह सकता, विलेज लेवल अलग चीज़ हो जाएगा, रूरल लेवल कहना एक सही वर्डिंग होगा। तो रूरल लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर कह सकते हो ऐसे। तो हो गया पंचायत। अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो मेंशन है ना कि म्यूनसिपाल्टी जो है, नगर पालिका यहाँ बोला गया है म्यूनसिपालिटी। तो तो म्यूनसिपाल्टी को कहा गया कि भाई म्यूनसिपाल्टी में भी डिवाइड किया गया कि म्यूनसिपाल्टी नगर नगर के लेवल पर मतलब अर्बन लेवल पर जो हुआ, तो उसमें 3 डिवीजन कर दिया गया कि वहाँ जो प्रोविजन होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, काउंसिल का, नगर पंचायत का, ऐसे। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो और पंचायत में जो हो गया फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पंचायत एंड विलेज पंचायत ऐसे। तो पहले अभी इतना जान लिया। अभी देखें कॉरपोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत। तो अब थोड़ा सा हल्का बता देता हूँ। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में एक कॉरपोरेशन जो होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक, तो एक पार्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि म्यूनसिपालिटी जो है 3 टाइप की, म्यूनसिपालिटी के लेवल पर 3 टाइप के ये होंगे, टायर नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बॉडी रहेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉडी, एक काउंसिल रहेगी, नगर पंचायत ऐसे रहेगी। तो देखें कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पार्टिकुलरली बड़े शहरी क्षेत्र, बिग सिटी के लिए होता है, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पटना भी पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। और जो म्यूनसिपाल्टी जो होती है, पार्टिकुलरली जो म्यूनसिपाल्टी सुनते हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोला जाता है नगर निगम, म्यूनसिपाल्टी को बोला जाएगा नगर म्यूनसिपाल्टी को बोला जाएगा नगर पालिका। तो म्यूनसिपाल्टी कंपेयर टू छोटे बिग सिटी नहीं लेकर एक टाउन लेवल पर, शहर लेवल से, जो उससे कहने का मतलब
इन जो एग्जाम्पल दिया उससे शहर तो है, टाउन सिटी तो है कहने का मतलब, पर कंपेयर में छोटे हैं, एरिया कम है, उनसे पॉपुलेशन भी कम है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी उसका उस हिसाब से, या कह सकते इकोनॉमिकल जो वैल्यू है उसका या उससे कम है कहने का मतलब। तो वो कहलाए उसके लिए होगा म्यूनसिपाल्टी का प्रोविजन होगा। अब उसमें फिर आगे क्या होगा, काउंसिल कैसे होगा, वो सब मैं बाद में आगे बताऊंगा। तो पहले इतना ही अभी। तो देखें, अभी इतना बताया, डिटेल में थोड़ा आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। और बाय द वे डिटेल क्या, इसके लिए पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक नया एक चैप्टर ही है अपने आप में। तो वहाँ तो मैं डिटेल हर चीज़ बताऊंगा ही बताऊंगा। जो मैंने अभी सुपरफिशियल बताया है उसको वहाँ डिटेल डिस्कशन होगी। पर अभी भी मैं आपको थोड़ा मैं ये सब बताने के बाद काम इतना तो मैं बता देता हूँ कि ताकि अगर आप खुद से भी बुक पढ़ते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी, कोई चीज़ नई नहीं रहेगी और आप आराम से समझ सकते हो। देखें, अब यहाँ कहा गया है क्या कि एक्ट ब्रॉड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द परव्यू ऑफ justiciable part of constitution। देखें, means state government are under constitutional obligation to adopt the new पंचायती राज system in accordance with the provision of the act। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके ये स्टेट पर एक अपने आप पे एक ऑब्लिगेशन हो गया, बाध्य हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन हो गया इस पर कि आपको जो जो प्रोविजन पंचायती राज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उसके अनुसार आपको अपने स्टेट के लिए कानून बनाना है। इसको फॉलो करते हुए जो जो इसको प्रोविजन है इसको मैंडेटरी तो आपको रखना ही रखना है। ये कहने का मतलब, जैसे पहले, इससे पहले क्या होता था कि कहीं बहुत सारे स्टेट में पंचायत के जो इलेक्शन है ना, ये आप कह सकते हो कि अर्बन गवर्नमेंट में म्यूनसिपाल्टी का या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहने का मतलब बेसिकली, तो इलेक्शन बहुत दिन से 5 साल में होना चाहिए तो 7 साल 8 साल से पेंडिंग है। कहीं कहीं कहने का मतलब कह सकते हो आप विलेज में, जैसे एक है कि विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद ब्लॉक के लेवल पर ब्लॉक पंचायत हो गया और गांव के लेवल पर विलेज पंचायत, ऐसे प्रोविजन है। तो कहीं ऐसा ना चल के सिर्फ दो ही डायरेक्ट विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्रोविजन है। ठीक, उसके अलावा किस कंडीशन में मेंबर को हटाया जा सकता है, वहाँ फाइनेंस कमीशन क्या अपना ओपिनियन देगी या उसको ऑर्गेनाइज उसको करवाना है, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, इलेक्शन से डिस्प्यूट कुछ होता है तो उसके लिए कौन सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा, म्यूनसिपल कोर्ट सुनेगा, या जो नीचे वाले छोटे छोटे जो कह सकते या कौन सी ट्राइब्यूनल सुनेगी, सबका अपना अपना कानून था। वहाँ लोकल लेवल पर कोई विवाद होती है ऐसे गांव लेवल पर तो वो क्या बोलते हैं, कह सकते हो कि एक होता है आपको न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो कहाँ वो अपना कह सकते हो ग्रीवेंस लेकर सबसे पहले कहाँ अपीयर होंगे, और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है कहने का मतलब पंचायत या म्यूनसिपाल्टी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी कहो, तो उनको किस किस क्षेत्र में किस किस सब्जेक्ट पर राइट दिया गया है, ये क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट अपने जगह के, फिशरी को आपको देखना है कि नहीं, आपको स्कूल को देखना है कि नहीं, और हेल्थ सेंटर को देखना है कि नहीं, सफाई करवाने वाला काम आपके अंडर आएगा कि नहीं, हेल्थ सैनिटेशन, तो हाइजीन जो कहने का मतलब, कूड़ा करकट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको उठवाना साफ करवाना, या तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे होता है, राइट होता है, मतलब अथॉरिटी दी गई है या उसको फंक्शन दिए गए हैं, तो सब जगह अलग अलग तरीके से चल रहा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया कि ये फंक्शन इसको तो मिलना ही चाहिए, मतलब म्यूनसिपाल्टी को या कॉर्पोरेशन को कहो या कहो पंचायत को, तो ये काम पंचायत को मिलना ही मिलना चाहिए, इतने साल बाद इलेक्शन होना ही चाहिए, इतने साल बाद इवेलुएट करने के लिए ऐसे प्रोविजन होना ही चाहिए, सबको इम्प्लीमेंट करना ही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया तो हर स्टेट को ये मैंडेटरी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो मेंशन किया गया है इसे आपको देखते हुए आपको अपने हिसाब से अपने अपने यहाँ पंचायती राज या कह सकते हो लोकल अर्बन गवर्नमेंट उसको आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। नहीं करेगा तो क्या होगा,
इलेक्शन अगर नहीं करवाए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार से तो 5 साल में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बनाया। अब बिहार गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने अपने लिए पंचायती राज के लिए या म्यूनसिपालिटी के लिए, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए अपना कानून बनाया, इसको फॉलो करते हुए। बाई चांस इलेक्शन वहाँ नहीं होती है 5 साल में, 6 साल में, कोई पिटीशन कोर्ट में डाल सकता है, और उसके अगर पिटीशन कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करे कि आपको एट एनी हाउ इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही करवाना है। इलेक्शन से कोई डिस्प्यूट के लिए आपने कुछ रख रखा है प्रोविजन कि डिस्प्यूट कुछ होगा, जैसे कि मुखिया की इलेक्शन हुई, ठीक है, आप कह सकते हो सरपंच का इलेक्शन हुआ, जिला पार्षद का इलेक्शन हुआ, या आप कह सकते हो यहाँ कि वार्ड काउंसलर का इलेक्शन हुआ, वार्ड काउंसलर का इलेक्शन जानते हो, मेयर का इलेक्शन हुआ। तो इनसे इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट उनका रहा कि भाई धांधली हुई है या सही तरीके से नहीं किया, तो विवाद लेके किसके पास जाएंगे? तो ये सब का कुछ प्रोविजन रखे हो कि नहीं रखे हो? नहीं रखा है तो मैंडेटरी आपको रखना ही रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो अब वो क्या बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, हमने अपना एक्ट बना रखा है, हमने एक्ट में ये मेंशन नहीं किया है हम कि इनको 5 साल बाद इलेक्शन करना है या 6 साल में इलेक्शन करना है। डेट्स वो मुझ पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या डिपेंड अपॉन द क्या सकता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंड अपॉन हमारा अपना लोकल कह सकते हो लोकल रीजनल इंपॉर्टेंस को देखकर, हम अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए या अपना एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए अपने हिसाब से हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। गवर्नमेंट कुछ और में बिजी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, फंड नहीं है, तो हम ये करवा नहीं सकते। तो अब है कि आप ये चीज़ कर नहीं सकते, आपको मैंडेटरी है तो इम्प्लीमेंट करना ही तो करना है। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब देखें उसी टाइप से दिक्कत है कि जो मैंने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए बताया था, पंचायती राज कह सकते हो आप रूरल लेवल के लिए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, एक 11 शेड्यूल बना, 11 शेड्यूल में जो जो फंक्शन दिए गए उसमें 243G। अब इसके लिए आता है अर्बन गवर्नमेंट के लिए आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सेम ईयर में 1992 में। अब देखें जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और ये 70 तो थोड़ा सा ही आसपास का ही थोड़ा सा वेरिएशन है, सेम ईयर का है। तो इससे रिलेटेड है 74th अमेंडमेंट 1992, पार्ट 9 उसके लिए बना पंचायती राज के लिए, पार्ट 9A बना इसके लिए लोकल अर्बन गवर्नमेंट के लिए। इसमें जो जो फंक्शन दिए गए तो उसमें पंचायती राज को 29 फंक्शन दिए गए, यहाँ आपको लगभग आपके 18 फंक्शन मिलेंगे। तो 18 का अभी नाम वाम जानने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए जो एक स्पेशल जो आर्टिकल जो है जो तो वो है 243W, वहाँ 243G, और लोकल अर्बन गवर्नमेंट के लिए 243W। तो अब देखिए 243O तक फिनिश हो गया था, 243ABCDEFGH लेकर O तक, O के बाद P बढ़ेगा 243P से लेकर ZG। कैसे? P से होगा QRSTUVWXYZ, Z के बाद फिर से शुरू हो जाएंगे ABCDEFGH ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके आर्टिकल जोड़ा गया। अब देखें अब वो मैंने बोला 18 फंक्शन उसमें दिए गए हैं, वो मेंशन है। तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 243 ये है W। अब इसमें क्या क्या इसको फंक्शन देंगे थोड़ा मैं हल्का हल्का बता देता हूँ। अब देखिए 243P से लेकर बीच का जो है इसमें क्या क्या है, वही कि म्यूनसिपालिटी किसके लिए, कौन से एरिया के लिए होगी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ के लिए होगी, पॉपुलेशन वाइज जैसे म्यूनसिपल ऐसे 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कम है तो म्यूनसिपालिटी, और गवर्नर उसको डेजिग्नेट करेगी कि हाँ ये म्यूनसिपालिटी होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा। उसमें भी है जो कह सकते हो कि म्यूनसिपल काउंसिल होता है, म्यूनसिपल कमेटी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं। फिर उसके अलावा इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए, ऑडिट कैसे होगा, फाइनेंस कमिश्नर बैठेंगे वो रिकमेंड क्या करेंगे, कोर्ट में इसके लिए मैटर होगी कहाँ जाएगी। फिर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगा, एक मेट्रोपॉलिटन कमेटी का प्रोविजन होगा, इसके बीच में जो जो आर्टिकल है उसमें। तो ये है यहाँ तक कैसे। अब देखें थोड़ा
प्राउड सेम बात है, ब्रॉड एम अंडर द परव्यू जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ अंडरस्टूड है, जो पहले से जो चला रहा है। तो ये है 24 अप्रैल को कहा जाता है नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है, या इस दिन को, क्योंकि 24 अप्रैल 1900 कह सकते हो कि 1993 1993 एक साल बाद जो है इन्फोर्स हुआ था वो इस दिन से 24 अप्रैल से। 92 में तो एक्ट आ गया, एक्ट हुआ, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद उसको इन्फोर्स में आने में थोड़ा टाइम लगता है, ताकि उस अनुसार सब पेपर वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाने होते हैं, तो टाइम लगता है। तो 24 अप्रैल से इन्फोर्स हुआ। अब ये 24 अप्रैल से इन्फोर्स हुआ क्या, पंचायती राज के लिए जो प्रोविजन थे, तो कहा गया नेशनल पंचायती राज डे। लोकल लोकल अर्बन गवर्नमेंट की जो बात हुई वो कब से इन्फोर्स हुआ, 1 जून से, 1 जून से। तो लेकिन उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि नेशनल पंचायती राज डे है तो नेशनल म्यूनसिपालिटी डे, ऐसा कुछ नहीं डे डिजिग्नेटेड है, मैं बता दूं। तो ये हुआ 24 अप्रैल, उसके लिए 1 जून से मान लें क्या 1 जून से ही वो इन्फोर्स में आया था 1993 में, नेक्स्ट ईयर में। तो ये है। अब है थोड़ा मैं बता दूं, जब यहाँ तक आया तो 9 हो गया, 9A हो गया, 9B जो पार्ट रहेगा, 9B में आपको मिलेगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो उसमें जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो 9B में उसको रिसेंटली जोड़ा गया, 2011 में जोड़ा गया था, उस अमेंडमेंट को किया गया था। कैसे कब अमेंडमेंट हुए, कब जोड़ा गया, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे, वो मैं थोड़ा इसके बाद बताऊँगा। तो ये बताने से पहले मैं बता दूं कि देखें, पहले अभी पंचायती राज पर ही चलता हूँ। पंचायती राज अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा देखें। ये पंचायती राज जो है इससे पहले ऐसा नहीं है कि रूरल लेवल पर कह सकते हो, तो गवर्नमेंट स्कीम चलाती थी, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करती थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गांव लेवल पर काम किए जा रहे थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ऐसे, तो अब बात हुआ कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट और सुधार कैसे करे, वहाँ का गवर्नमेंट और सही तरीके से कैसे, उस पर हमारा कंट्रोल सही तरीके से कैसे उनको उन पर कह सकते हो कि उनका डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, लोगों को सही तरीके से, या तो जो भी कोई फैसिलिटी और अच्छे तरीके से कैसे मिले। तो एक कमेटी ऑर्गेनाइज की सेटअप किया गया, जिसे कहते हैं बलवंत राय जी मेहता कमेटी 1957 में सेटअप किया गया था। उनको बोला गया कि अब तक भाई इसके बारे में देखिए कैसे कैसे जो हमने जो स्कीम लाए हैं या डेवलपमेंट वर्क जो भी मैं कर रहा हूँ उस पर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और फर्दर कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, क्या और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में एक साल बाद अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि देखिए भाई इसको लोकल लेवल पर सुधार करने के लिए 3 टायर का गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब 3rd टायर का गवर्नमेंट की बात कही। उसमें भी बात कहा कि एक 3rd टायर का गवर्नमेंट होना चाहिए। पंचायती राज के लिए उन्होंने बोला, मतलब पर्टिकुलरली वो पंचायती राज से रिलेटेड है, उसमें बोला कि एक विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पर एक इंटरमीडिएट पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, उसको सेटअप किया जाना चाहिए। कहने का मतलब इंटरमीडिएट लेवल मतलब कहने आप जानो ब्लॉक लेवल जो हुआ, इंटरमीडिएट मतलब लेवल मतलब जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच का जो लेवल हुआ वो। तो ऐसे इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि 3rd टायर गवर्नमेंट होना चाहिए। तो 3rd टायर मतलब 3 लेवल पर ऐसे ऐसे विलेज ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो अब देखें उसके बाद क्या है, उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और भी प्रोविजन, ऐसा नहीं एक लंबी चौड़ी लिस्ट है क्या क्या बहुत सारे प्रोविजन उन्होंने जो मतलब कह सकते रिकमेंडेशन दिया, सरकार को सिफारिश किया कि ऐसे ऐसे कर लोकल गवर्नमेंट एक तरह से ऐसे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, इसको सुधार किया जाना चाहिए, सुधार किया जा सकता है। तो उसके 1 साल बाद 1959 में ही राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज जो है पंचायती राज सिस्टम जो है अडॉप्ट किया, अपनाया, उससे रिलेटेड अपना कानून बनाया और अपने स्टेट में पंचायत की इस्टेब्लिश की कि पंचायत हमारा होगा, ऐसे इलेक्शन होगा,
यहाँ हमारा वार्ड मेंबर या मुखिया बनेंगे, ऐसे जिला पार्षद बनेंगे, जो भी हो ऐसे। फिर आंध्र प्रदेश ने भी बनाया ऐसे, लगे उसके साथ में ही आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, कहने का मतलब कह सकते हो। आई थिंक राजस्थान में नौगढ़ कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हुआ। आंध्र प्रदेश डिफरेंट डिफरेंट, एक दो साल के अंदर 1960 तक बहुत सारे स्टेट ने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने अपने स्टेट में सेटअप कर लिया। लेकिन कहीं 3 टायर था, कहीं 2 टायर था, एक टायर नहीं, कहने का मतलब कहीं सिर्फ इंटरमीडिएट विलेज पंचायत और कहीं जिला पंचायत दो ही थे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटरमीडिएट वाला नहीं था, कहीं तीनों थे, कहीं 4 टायर इन्होंने इसमें ही 4 लेवल सेटअप कर लिए बीच में ही। कहीं कोई न्याय पंचायत इस्टेब्लिश किया, कोई नहीं किया। कहने का मतलब न्याय पंचायत मतलब जो डिस्प्यूट होगा वहाँ के लोगों के लिए, तो वो न्याय पंचायत जैसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ जज होंगे, कैसे मैटर, कौन कौन से मैटर को सुना जाएगा, ऐसे ऐसे जो भी हो। फिर क्या हुआ, इसके बीच में बहुत सारे देखेंगे आप, कई सारी, पता नहीं क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट को हमेशा रहा कि भाई लोकल लेवल पर अभी उतना चेंज सुधार नहीं हुआ, हमारा गांव जो है काफ़ी पीछे है, हमारा इंडियन विलेज। तो इसके लिए हर गवर्नमेंट की ये रहती है कि भाई चूंकि वोटर कहाँ है, वोट देने वाला कहाँ है, मैंने पहले ये बोला गाँव के लोग हैं, और गांव के लोग तो ज़्यादा ही पिछड़े हैं, तो इनको और सुधार किया जाए, तो कोई ना कोई रिफॉर्म लाया जाए, स्कीम लाया जाए। तो बार बार कमेटियाँ बैठते गई, कमेटियाँ लोग बैठाए, हमेशा कमेटी बैठ के क्या करना है सोचते गए कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसे किया जाना चाहिए। तो तो जब भी कुछ मतलब ऐसा ये बोलना तो अभी नहीं है कि, लेकिन ये देखो कि इतनी सारी कमेटियाँ बैठी, हर बार घूम फिर कर कोई थोड़ा सा एक दो रिकमेंडेशन नया जोड़ दे, बाकी वो सेम रिकमेंडेशन जो पहले वाले ने बोला वो सेम रिकमेंडेशन बार बार एक कमेटी दिए जाते थे। बलवंत राय जी मेहता के बाद एक अशोक मेहता। मैंने इमरजेंसी का जब पिक्चर दिखाया था उसमें अशोक मेहता का एक नाम था, ही वाज आल्सो ए पॉलिटिशियन। तो अशोक मेहता भी एक कमेटी, अशोक मेहता के चेयरमैनशिप में कह सकते हो, अगुवाई में कह सकते हो कि एक कमेटी बैठ बनाएगी, अशोक जी मेहता कमेटी। उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया कि जो गांव रूरल गवर्नमेंट जो है, 3 लेवल नहीं होना चाहिए, 2 ही लेवल उसमें होना चाहिए। एक एक होना चाहिए मंडल पंचायत होना चाहिए, डिफरेंट विलेज को मिलाकर एक पंचायत होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत। फिर उन्होंने ऐसे रिकमेंड की भाई पॉलिटिशियन है तो लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन, पंचायत का जो इलेक्शन है, तो उसमें इनका कहते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो फिर न्याय पंचायत की इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, SC ST को सीट रिजर्व कर दिया जाना चाहिए कुछ पंचायत में। तो ऐसे ऐसे इन्होंने अपनी कुछ कुछ रिकमेंडेशन अशोक मेहता ने जोड़ी। तो देखें फिर उसके अलावा क्या कि कोई इलेक्शन के लिए कोई डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ एक किस लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, किस लेवल पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, किसको कितना पावर दिया जाना चाहिए, लंबी चौड़ी लिस्ट है अशोक मेहता ने ऐसे। तो 1977 का था। उसके बीच में कुछ और भी आते हैं, कमेटी सेटअप होता है ब्लॉक लेवल पर, दंतवाला कमेटी हनुमंत राव कमेटी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये अपने अपने रिकमेंडेशन देते हैं। खैर वो चलते रहता है। अशोक जी मेहता कमेटी बीच में आ गए आपका क्या दंतवाला कमेटी ब्लॉक लेवल की पंचायत, ब्लॉक पंचायत के लिए हनुमंत राव आए आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए। तो फिर इसके बाद आते हैं GV के राव कमेटी 1985 के आसपास। GV के राव भी ऐसे अपना रिकमेंडेशन दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट को ही एक डिस्ट्रिक्ट को ही अथॉरिटी हो कि आप पंचायत के लिए मतलब लोकल रूरल गवर्नमेंट के लिए जो प्लानिंग करना है, प्लानिंग करने का जो पावर हो, वो प्लानिंग करना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को दिया जाना चाहिए, ऐसे उन्होंने। और उसके अलावा बहुत सारे रिकमेंडेशन GV के राव ने दिए। फिर एक साल बाद ही क्या होता है, फिर आप देखोगे आता है आपका सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी के जो फादर थे, LM सिंघवी। LM सिंघवी कमेटी 1986 में आता है। तो वो एक चूंकि लॉयर रह चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि लॉ के अगर कोई मैटर डिस्प्यूट हो तो उसके लिए एक ट्राइब्यूनल होनी चाहिए।
तो लोकल लेवल पर एक ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश होना चाहिए जो उसके डिस्प्यूट को मतलब कह सकते हो कि उन्होंने कह सकते हैं न्याय पंचायत की इस्टेब्लिशमेंट की बात की। ऐसी बातें चलती रहेगी। ये आए कौन सा, एल.एम. सिंघवी कमेटी। फिर आए गदगिल, एल.एम. सिंघवी कमेटी के बाद आप आते हैं थंगौन कमेटी, एल.एम. सिंघवी, थंगौन के बाद आते हैं आपका गदगिल कमेटी। सब ऐसे ऐसे कुछ कुछ बस जाने रिकमेंडेशन ये ऐसे ऐसे दिया। 90 गदगिल कमेटी का आई थिंक पीरियड है 1988 के आसपास का, ऐसे कमेटी। तो डिफरेंट कमेटी बार बार बोले जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, इतने टायर होना चाहिए, इलेक्शन ऐसे होना चाहिए, ट्राइब्यूनल होना चाहिए, वोमेन का सीट रिजर्व होना चाहिए, SC ST का सीट कुछ रिजर्व होना चाहिए। अपना अपना रिकमेंडेशन दे रहे थे, ऑडिट किया जाना चाहिए। फिर तो बात चलती रही। तो सबसे पहले हुआ क्या कि 1988 के आसपास में कांग्रेस की गवर्नमेंट जिसमें राजीव गांधी थे, तो 88 में देखिए राजीव गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है क्या है पता है, 1984 टू 1989, 84 एसेसिनेशन ऑफ क्या इंदिरा गांधी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, राजीव गांधी। तो 84 से लेकर 89 तक राजीव गांधी का टेन्योर होता है। राजीव गांधी को भी पता है आपको कि एसेसिनेट किया गया था। तो एसेसिनेट मतलब हत्या की गई थी। तो 89 तक, तो 88 में क्या किया कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश की कि हम अब है पंचायती राज को कुछ बिल लाए कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोशिश की, अमेंडमेंट किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया जाएगा। उसमें क्या हुआ कि लोकसभा में चूंकि इनकी मेजोरिटी थी तो चलो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में, तो बिल पास नहीं हो पाया। मतलब पास नहीं हो पाया, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं मिल पाया, तो एक्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें ऐसे प्रोविजन थे जिसमें कहीं न कहीं सेंटर को ज़्यादा पावर, कुछ ऐसा देखिए अभी आपको जानने की जरूरत नहीं क्या प्रोविजन थे, ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन थे जिसके जरिए सेंटर को कहीं न कहीं पंचायती राज पर ज़्यादा कंट्रोल था, ऐसे प्रोविजन। तो लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्ट किया, मतलब ऑपोजिशन वाले ने। तो अल्टीमेटली आप लोकल लेवल पर गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, उनको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन की बात कह रहे हो, उनको पावर देंगे, उनको अथॉरिटी देंगे, अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाएंगे, अपना सरकार चलाएंगे अपने लोकल लेवल पर, उनसे ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट पर, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल आप रखे हुए सेंटर। तो आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा सेंट्रलाइज लोकल लेवल को भी और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को अपोज कर राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ, तो ऐसे चलती रही। उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, BP सिंह का गवर्नमेंट आता है, 1 साल ही 1 डेढ़ साल ऐसे आसपास रहता है। उन्होंने भी अटैम्प्ट किया, लेकिन वो बेचारे आगे क्या बढ़ते, लोकसभा में राज्यसभा में क्या पास होता है, उससे पहले उनकी गवर्नमेंट ही गिर गई। फिर आता है नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट। तो 1991 1992 ये सब का जो पीरियड हुआ, नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट जब आती है, मतलब कहने वाला कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन नरसिम्हा राव एज ए PM बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने फिर से अटेम्प्ट कोशिश करते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था, जिसके लिए बार बार राज्यसभा में वहाँ जैसे कि राजीव गांधी के टाइम में लोग अपोज कर रहे थे, उन चीज़ों को हटा दिया। तो अब अपोजिशन में जो भी हो, मतलब अपोजिशन में क्या, जो अपोजिशन पार्टी वाले भी हो तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम अब नहीं थी। तो अब इस समय में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि राज्यसभा में कांग्रेस मेजोरिटी में थी या नहीं थी, दैट्स डजंट योर मैटर। अब जानना है कि उसमें नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ मेंशन कर इन्फोर्स हो गया। 24 आप देखा आपने अप्रैल एंड 1 जून ऑफ 1993 अर्बन गवर्नमेंट के लिए हो गया, और लोकल रूरल गवर्नमेंट के लिए कौन सा हो गया, 24 अप्रैल 1993 से इन्फोर्स हुआ तो 1 साल पहले एक्ट आया बना, लेकिन इन्फोर्स हुआ 1 साल बाद ऐसे। तो ये हुआ। अब देखें पंचायती राज में, देखें तो पंचायती राज में बात करी गई कि भाई विलेज लेवल पर पंचायत होगा,
इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत होगा, विलेज लेवल पर पंचायत होंगे तो उसके मेंबर का जो इलेक्शन होगा, इसको वार्ड सदस्य भी बोलते हैं हिंदी में। गांव से अगर कोई बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे। तो हर गांव से ऐसे मेंबर खड़ा होता है गांव के लिए, एक जैसे कि हालांकि ज़्यादा लोग खड़े नहीं होते, एक ही दो ऐसे कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन होती है। तो वार्ड के लिए विलेज के लिए विलेज पंचायत हो गया, तो सब मेंबर बनेंगे, उसके भी चेयरमैन होंगे, ऐसे प्रोविज़न रखा गया। इंटरमीडिएट लेवल पर जो ब्लॉक लेवल पर जो जो इलेक्शन होगा, सरपंच सरपंच जो कहे उनका इलेक्शन भी होगा, कैसे डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और मुखिया कहो सॉरी मुखिया, उसके अलावा जिला पार्षद का जो इलेक्शन होगा उनका भी इलेक्शन डायरेक्ट होगा। तो फिर फिर विलेज पंचायत के जो चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा, इंटरमीडिएट लेवल पर जो जो मेंबर जो जो बने उनके उनमें से भी एक कोई चेयरमैन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में का जो इलेक्शन होगा उसके भी उनके कई बने, उस पर भी एक चेयरमैन होगा। तो ऐसे ऐसे प्रोविज़न रखे गए। फिर जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो अभी मैंने एक्ट लाया है, तो आपको 1 साल के अंदर अपने स्टेट के लिए एक्ट, लोकल गवर्नमेंट के लिए ले लिए, यानी पंचायत के लिए आपको अपने स्टेट के लिए 1 साल के अंदर एक्ट बनाना ही बनाना है। दूसरी बात, अगर आपका कोई पंचायत, जैसे आपके अगर यहाँ पंचायत अगर ऑलरेडी फंक्शनल है, तो आप चाहो तो उसको डिजॉल्व करो, नहीं डिजॉल्व करते हो तो जब तक टेन्योर अगर जो बाकी है तो उतना तक वो कंटिन्यू कर सकती है। पंचायत का इलेक्शन 5 साल के अंदर करना है, 5 साल होने से पहले 5 साल खत्म होने से पहले आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। बाई चांस अगर इलेक्शन नहीं हो पाए कोई कारण से, वाट एवर रीजन हो, जैसे कहीं बाढ़ आ गए, कहीं भूकंप आ गए, या कोई प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो, कोई रीजन, तो लेकिन 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही करवाना है, विद इन 6 मंथ, उससे ज़्यादा आप और एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर पंचायत को आप डिजॉल्व करते हो, जैसे कि कैसे लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया बिल्कुल ख़त्म, तो नेक्स्ट इलेक्शन 6 महीना के अंदर तक आपको हो जाना चाहिए, मैंडेटरी है। ऐसे ऐसे इलेक्शन का प्रोसीजर। इलेक्शन के लिए डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट के लिए आप है जो कहाँ लोग पिटीशन कहाँ डालेंगे अपने हिसाब से आप डेजिग्नेट करोगे। तो आप किस टाइप से पिटीशन डालेंगे पहले, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कहाँ सुना जाएगा, सुनवाई की जाएगी, वो आप बनाओगे, आप डेजिग्नेट करोगे कि आप कहाँ किस अथॉरिटी को दे रहे हो कि ये सब डिस्प्यूट को सुने। तो ऐसे ऐसे बनाए गए। फिर कौन इलेक्शन करवाएगा, तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी विलेज पंचायत के लिए, कह सकते हो कि पंचायत के लिए उनको क्या पावर होगी, क्या अथॉरिटी होगी, आप डिसाइड करोगे। उनके जो मेंबर हैं, आपका जो गवर्नर है वो नॉमिनेट कह सकते हो आप, नॉमिनेट करेंगे वो कौन कौन, उसको उनको अपॉइंट करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में शायद मैंने पहले ही बताया है कि इनको हटाया कैसे जा सकता है, जैसे हाई कोर्ट को जजेज को हटाने का जो प्रोसीजर है वैसे ही इनको हटाया जा सकता है। मतलब प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकता है। कैसे? जब जब कैसे जब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होगा, एक कमेटी बैठेगी, कमेटी रिकमेंड करेगी, बिल वहाँ डिफरेंट लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑथराइज फाइनली साइन करेंगे, तो ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर को हटाया जा सकता है। ऐसे ऐसे प्रोविजन जोड़े गए इलेक्शन करवाने के लिए। फिर कि आपको है जो पीरियडिकली 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन ऑर्गेनाइज करना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल है उससे रिलेटेड, आर्टिकल 243I, और ऑर्गेनाइज करके वो देखेगी कि भाई कि स्टेट का रेवेन्यू का मतलब पंचायत को पैसा वैसा का कैसा सही है या नहीं है, क्या कमी है, उसके बारे में सिफारिश करेगी। तो पंचायत को और क्या पैसा और कैसे ज़्यादा आमदनी हो, मतलब पंचायत को रेवेन्यू आए, तो क्या क्या और टैक्स का पावर दिया जा सकता है, ड्यूटी कलेक्ट करने का, कहीं से फ़ी कलेक्ट करने का पावर दिया जा सकता है, स्टेट उसको ग्रांट दे सकती है कैसे, सेंटर भी कुछ कैसे दे सकती है ग्रांट, और तो ऐसे ऐसे फाइनेंस कमीशन अपना रिकमेंड करती है कि भाई इसकी हालात अभी सही नहीं है, इसके पास तो पंचायत के पास पैसे नहीं है, या तो आप और पैसे दीजिए, स्टेट दे या तो सेंटर दे, नहीं तो इसको
सोर्स कैसे जनरेट हो टैक्स करने का, कलेक्ट करने का, कहीं का, इसको पावर आप दीजिए। तो ऐसे से स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। फिर ऑडिटिंग का है कि आपको 5 साल में, जैसे कि पंचायत को जो है कि हर साल क्या है ऑडिट करवाना है। हर साल करने का मतलब ऑडिट कौन करेगा, उसके लिए आप अपना डेजिग्नेट करिए कौन पर्सन किसको आप ऑडिट करने के लिए आप किससे ऑडिट करवाना चाहते हो। और ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट देंगे आपको कंसर्न अपने असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब असेंबली में आपको उस रिपोर्ट को रखना है, उस पर आपको डिस्कशन करना है। ये ऑडिटिंग का पावर हो गया। वो बाकी क्या क्या पावर जो है 243G में बताया था कि कौन कौन से फंक्शन होंगे। जैसे पंचायत का होता है जो शुरू मैं बताया, जैसे कि सिंपल सा एकदम मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। गांव लेवल पर क्या होगा ऐसे देखो, गांव के एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, ठीक, छोटे छोटे रोड हो गए, छोटे छोटे पुल हो गए, ब्रिजेज हो गए, ड्रेनेज हो गए, नाली वाली, और नीट एंड क्लीन, पानी की व्यवस्था वाटर के लिए हो गया, छोटे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया, लाइटिंग वाइटिंग जो विलेज लेवल पर अपन देखते हो उसका अरेंजमेंट हो गया, इरिगेशन के लिए वो हो गया, पानी कंजर्व करना है, पॉन्ड वॉन्ड बनाना, कंजर्व करना है, पेड़ पौधे रोड के किनारे लगाना, ठीक। उसके अलावा देखते हो जिसको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, जिससे मुझे याद है कि मेरे टाइम में शुगर खासकर चीनी मिलता था, जिसको कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल से बिहार की लैंग्वेज में कंट्रोल बोला जाता था। को उसकी एक कार्ड बनती थी, कंट्रोल का कार्ड, राशन कार्ड जिसको बोलते हैं हिंदी में शायद। और उससे पहले आपको चीनी मिला करती थी, बिहार में चीनी मिलती थी, और शायद केरोसिन ऑयल एंड कुछ ग्रेन्स का भी था, गेहूं या समथिंग का, लेकिन वो मिलता नहीं था, सब खा जाते थे। जो भी जिनका पहले मुझे याद है कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे, कहते थे क्या कि इनकी तो 5 कंट्रोल है, 5 पीडीएस, मतलब आप कह सकते हो कि कंट्रोल करने का मतलब कंट्रोल उस जगह को बोला जाता है, कंट्रोल वहाँ देसी लैंग्वेज में बोलते थे। पीडीएस सेंटर को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, 4-5 उसको लाइसेंस मिला हुआ है, 4-5 पीडीएस का। तो एक ही घर वाले को 4-5, उनका बेटा भी एक जगह कंट्रोल चला रहा है, यानी पीडीएस जो कह सकते हो सेंटर चला रहा है, बाप भी, और उसके और भाई भी, मतलब इसकी लाइसेंस जो मिलती है डीएम ऑफिस से, तो सब लाइसेंस ये खुद अपने नाम पर कर कर ये चलाता है। लोगों को सिर्फ थोड़ा सा चीनी बांट दिया, बाकी जो भी आए गेहूँ वहूँ सब बेच दिया। अब जब लोग लेने आए तो क्या बोलेगा, क्यों आया ही नहीं है, सरकार से आ ही नहीं रहा, आ नहीं रहा, क्या करूँ। तेल आया, तेल लोगों को जितना मिलना चाहिए, केरोसिन ऑयल अगर सपोज, तो केरोसिन ऑयल बांटना है तो कोई एक दिन बांटेगा और अगले दिन कोई नहीं, बांटना बंद, तो ऐसे बोलेगा कोई बाद में आए, तो कल तो बांट रहा था आप आए नहीं, तो सब खत्म हो गया। तो यार उतने लोगों के नाम पर अगर कार्ड बना हुआ है, उतने लोगों के लिए तो आएगा ना, खत्म कैसे हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बोले नहीं खत्म हो गया, आया था सरकार से उतरा नहीं आता है। तो लोग अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, कहने का मतलब, या ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, या अथॉरिटी को कैसे कंप्लेन करें, या जो हायर अथॉरिटी वो खुद मिली हुई है, खुद वो पैसा खा रही है पीडीएस सेंटर वाले से, तो कोई कंप्लेन आएगा तो आप एक्शन मत लेना, तो खा के एक्शन हो नहीं ना, कोई एक्शन भी नहीं कर पाया। चाहे गांव के जो लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, उनके अवेयरनेस नहीं है कि भाई क्या कितने स्कीम के अंदर कितना आता है, सबको राइट है, तो कोई कंप्लेन ना करे। तो और जो कंट्रोल जो पीडीएस सेंटर चला रहे हैं वो खुद मतलब बदमाश टाइप का आदमी हो, तो अगर कोई गरीब लोग कभी करे तो उसको थप्पड़ भी मार दे। बहुत कॉमन है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जो वाकई में होता था या होता है। आप अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने बड़े भाई जो होंगे या पेरेंट्स होंगे उनसे पूछना। जो अभी आई थिंक जो शायद 19, 20, 21, 22 साल वाले बच्चे होंगे उसे नहीं पता होगा ये बात, या जो विलेज से बिलोंग करते ही नहीं होगा तो उसे नहीं पता होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये होता है, देखना। तो पीडीएस का जो कहने का मतलब वो तो खैर वो बातें होगी, बातें क्या हो गई, अल्टीमेटली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग ही हैं जो पीडीएस सेंटर को चलाते हैं, लाइसेंस मिलता है, हम लोग ही कोई डीएम बने हुए हैं, हम लोग ही कोई ब्लॉक में क्या वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पैसा है जो लोगों को बांट नहीं रहे हैं, यहाँ हम करप्शन कर रहे हैं,
ऑफिसर हम लोग बन कर डीएम बने हुए हैं, वहाँ है जो कोई कंप्लेन करे तो एक्शन मत लो, कोई हमारे पास कंप्लेन करने आए तो कहो कि डीएम साहब तो डीएम साहब मीटिंग में हैं, अंदर डीएम साहब को ऑफिस में ही घुसने ना दिया जाए, क्या मीटिंग चल रही है, मीटिंग जब देखो जब मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, बोलना चाहो मिल नहीं सकोगे, ऐसे मीटिंग चल रही है, क्योंकि पहले से ही बात वो पूछेगा जो उनका पीए क्या बात है, तो चुप पे जाके बोल देगा कि हाँ ऐसे ऐसे के लिए वो आदमी आया हुआ है, तो वो खुद डीएम साहब मिलेंगे नहीं। अगर कभी बार बार वो बेचारा रोज रोज आ रहा है तो परेशान हो गया कि रोज आता है भाई, नहीं अगर मिलूंगा तो हो सकता है कि हमारे बाद आगे और चला जाए, मीडिया में बता दे, तो मिलेगा क्या कि ओके आई विल टेक एक्शन डोंट वरी, है भाई रिटर्न ले लो, कुछ ऐसे कह देगा एक्शन लेंगे, वो एक्शन वो आपका लेटर ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अल्टीमेटली कर कौन रहा है, मी एंड यू हु आर ऑफिसर, हम लोग ही हैं, जो पीडीएस का जो लाइसेंस जो मिला हुआ कौन, हम लोग ही हैं। तो ऐसे लूट लूट के सिस्टम को खोखला बना दिया है। देखो अब तो काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा सुधरा भी है, लोग इंटरनेट से लोगों को पता है कि हाँ हमारी क्या राइट है, तुरंत कंप्लेन कैसे कर सकता है, तुरंत अप्रोच कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस भी हुआ है। लेकिन पहले इतना बुरा हाल था, इतना बुरा, ऐसे ही बिहार पीछे नहीं रहा है, बिहार यूपी ऐसे ही पीछे नहीं रहा है, यहाँ के जितने ऑफिसर हैं बिहार यूपी पीछे रह गया, ऑफिसर काफ़ी उठ गए। देखना आप, देखना कि जो जो गवर्नमेंट जॉब वाले पहले जो रहे हैं ना, इतना पैसा छापा है, मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टियाँ बना ली, इतनी सारी प्लॉट खरीद लिया, अल्टीमेटली क्या हुआ आपके खुद से डेवलप, अकेले बढ़ने से डेवलपमेंट नहीं होता है, जब सब बढ़े तो ही डेवलपमेंट होता है, पहले भी बताया है। ऐसा करके तो अपना तो कर लिए खुद, खुद के बच्चे को पढ़ने के लिए वहाँ अच्छे स्कूल अवेलेबल नहीं रहेंगे, खुद के बच्चे पढ़ने के लिए अच्छे टीचर वहाँ नहीं रहेंगे, खुद के बच्चे खुद के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा हॉस्पिटल वहाँ नहीं रहेगा, खुद तो बर्बाद किया ना, दूसरों को कहते हो, दूसरों को क्या बोलना, खुद ऑफिसर रह के हम लोगों ने ही बर्बाद किया है। तो आज देखो ट्रीटमेंट कराने पता है लोग कहाँ जाते हैं, आज का हालत ये है, ये एक कंडीशन है कि लोग इलाज करने के लिए कोई छोटी छोटी माइनर डिजीज के लिए कह रहा हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी, या अगर थोड़ा बड़ा कुछ निकल जाए तो तुरंत कहते हैं कि मैं जाऊँगा दिल्ली, दिल्ली इलाज करवाने जाते हैं, सीएमसी वेलोर इलाज करवाने जाते हैं, या आप कह सकते हो क्या बॉम्बे इलाज करवाना जाते हैं, बॉम्बे तो चलो समझ में आया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर के लिए, दिल्ली इलाज कोई बात नहीं एम्स पहुंच गए क्या। तो भाई पटना में मैं बोलता हूँ भाई देखो मैं क्लियरली बताता हूँ कि ये चीज़ में ये करना है, ये मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन कराओ, अगर ये आएगा तो ये मेडिसिन चलाओ, इससे बेस्ट मेडिसिन वेर एवर यू गो सेम मेडिसिन चलना है, सेम सेम सेम, लंदन में जाओ चाहे अमेरिका में जाओ, ये मेडिसिन मेडिकल साइंस में ये ट्रीटमेंट है, इससे और अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है, बेस्ट से बेस्ट बता दिया एज यूबीएस। सर्जिकल है तो सर्जिकल भाई डिपेंड करता है कि वो लोग की हाथ कितनी साफ है, उस आधार पर सेम सेम प्रोसीजर सेम स्टेप, कहाँ पहले लेयर में ऐसे काटना है, ये काटना है, ऐसे सुचर करना है, वो अलग प्रोसीजर है, फिर भी डिफरेंट पर्सन पर स्किल में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कहने का मतलब कपड़ा कैसे सिलते हैं सबको पता है, सब टेलर को, ऐसे यहाँ से काटना है, यहाँ से सीना है, यहाँ लेंथ होनी चाहिए, यहाँ ब्रेथ होनी चाहिए ऐसे, लेकिन टेलर टेलर पर सिलाई में डिफरेंस हो जाता है, स्टिचिंग में ये कह सकते हो, या फिटिंग में डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसे ही सर्जरी में है। लेकिन अगर मेडिकली है, मेडिसिन से क्योर होने ऐसे ही है। फिर भी लोग नहीं हमको एम्स में ही दिखवाना है, एम्स में ही, क्यों पटना में डॉक्टर नहीं है क्या, बिहार में डॉक्टर नहीं है क्या, यहाँ के डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं है लोगों को, क्या बोलेंगे, यहाँ के डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं है। एजुकेशन के लिए क्या, कोई डीएम का भी बच्चा हो, डीएम तो छोड़ो कुछ भी नहीं, नथिंग है, मैं बोल रहा हूँ ना जो एग्जाम तैयारी करो ऐसा नहीं कि डीएम कुछ नहीं, जो कहो पॉलिटिशियन या और अदर बिजनेसमैन जिस कहीं से कहीं ज़्यादा पावर है, कहीं ज़्यादा पैसे हैं, उनको बच्चे को पढ़ाना है तो कहाँ भेजेंगे, बेंगलोर भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, उत्तराखंड भेजेंगे, क्यों कहते हैं कि यहाँ हमारे स्कूल तो हमारे स्कूल तो बड़े बड़े हैं भाई, फिर क्यों, वो लेवल नहीं है एजुकेशन का, खुद तो शुरू से खोखला बना दिए सिस्टम को, और कहते हो अब कहते हो नहीं है। और एक इंजीनियरिंग कराने के लिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कराने के लिए अपने यहाँ प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ, बेंगलोर में, तमिलनाडु में एडमिशन ले रहा है, कर्नाटका में एडमिशन ले रहा है, बिहार में नहीं। तो पॉलिटेक्निक कराने के लिए भी कहीं दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, तो सोचो कितना, मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए शुल्क लगता है, इस पढ़ने के लिए, और कोई कोई ग्रेजुएशन के लिए भी कहाँ वहाँ जा रहे हैं, क्या यार वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है क्या, वहाँ अच्छा टीचर नहीं है क्या, तो एक तो ट्रस्ट नहीं है, नहीं उतने अच्छे नहीं है, तो शुरू से तो सिस्टम को ऐसे करके करप्शन करके खोखला बना दिया है। अब उम्मीद करते हो
तो तू सिर्फ अपना तो खूब पैसा बना लिए, अरे सबको करप्शन नहीं करते, सब पढ़ते सब बढ़ते, तो तभी तो सब ग्रोथ होता ना। अच्छे उधर से सब और दूसरे लोगों की फैमिली भी बढ़ती, अच्छे वहाँ से टीचर पैदा लेते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर पैदा लेते हैं, उनके पास भी रिसोर्सेस होता, रेवेन्यू होता, तो अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, ये सब इस्टेब्लिश करते, तो तुम्हारे बच्चे वहाँ जाते हैं, सबका ग्रोथ होता। लेकिन तुमने सिर्फ क्या ध्यान रखा, सिर्फ अपना अपना बहुत सारा लंबा चौड़ा प्लॉट बनाया, अपना लंबे चौड़े घर बनाया, लेकिन आसपास का जब तक ग्रोथ डेवलपमेंट ना हो तब तक आपका भी नहीं हो सकता। ये मान के चलो, खुद सोचो कि मैं ये पोस्ट पर जाकर खुद मैं बना, देखो मैक्सिमम मैक्सिमम देखो पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन जो भी बच्चे हैं सब कहाँ पढ़ रहे हैं, बाहर। बाहर कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब ही, ये सब साउथ के लोग बाहर पढ़ने फॉरेन में जाते हैं, नॉर्थ के लोग बाहर पढ़ने साउथ में जाते हैं, नॉर्थ के लोग बाहर कमाने साउथ में भागते हैं, और साउथ वाले बाहर कमाने कहाँ, फॉरेन भागते हैं। फॉरेन में मतलब सऊदी अरबिया भी कह सकते हो, यूएई भी कह सकते हो, इंग्लैंड भी कह सकते हो, यूएसए में। नॉर्थ के कंपेयर में साउथ वाले कहीं ज़्यादा गए हुए हैं। पंजाब का अलग सीन है, कनाडा 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 भरा हुआ है वहाँ। वहाँ ऐसा लगता है कि हर एक घर आज छोड़कर आगे जाओ तो कोई ना कोई कनाडा का मिल जाए, ऐसा कहा जाता है। तो खैर पीडीएस पर मैं उतनी बुरी हालत है, तो पंचायत का वो काम हो गया। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे,
उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये। और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा। पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।